हेलो एवरीवन। सो आप लोग जानते हैं कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने आप लोगों का एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया है। अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, देखिए पहले बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी कि एसएससी जो अगर सपोज एसएससी एग्ज़ाम हो रहे हैं आरआरबी और आईबीपीएस तो इनके सभी के अलग अलग एग्ज़ाम हो रहे थे। अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि ना आपके पास इन सभी चीज़ों का एक ही एग्ज़ाम होगा। अब उसी एग्ज़ाम, सपोज आपके पास ये एग्ज़ाम दिया आपने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या इसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी क्या? तो इन्हीं सब बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रोज क्या हैं, इसके कॉन्स मीन्स इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बेनिफिट्स वगैरह क्या क्या हैं, चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो आपके पास जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसका जो डिस्कशन हुआ था स्टार्टिंग में, बजट जो इस बारी फरवरी 2020 में था, बजट में उठाया गया था, लेकिन अभी कैबिनेट ने इसको क्या कर दिया, अप्रूवल कर दिया। इट मीन्स अब आपके पास कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है। सेकेंड थिंग, आपके पास आप जानते हो कि इन ए ईयर आपके पास जो गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं वो कितनी मिलती है, 1 से 1.5 लाख मिलती है, 1 से 1.5 लाख मिलती है। तो और बच्चे कितने एग्जाम देते हैं, कम से कम करोड़ में देते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़, क्योंकि पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है। तो इतने सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन जॉब्स हमारे पास क्या है, 1 लाख। उसमें से भी क्या दिक्कत होती है कि बच्चा ये भी एग्ज़ाम दे रहा है, ये भी एग्ज़ाम दे रहा है, ये भी एग्ज़ाम दे रहा है, तो सभी चीज़ों में जॉब लेके बैठ गया। जो टॉपर बच्चा होगा वो यहाँ पे भी जॉब लेके बैठ जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो फिर बाद में वो एक ही जगह जॉब कर पाएगा, तो बाकी जगह क्या करना पड़ेगा, उसको क्विट करना पड़ेगा। तो बाकी जो जगह वैकेंसी हो गई ख़राब, तो उसका लॉस किसे हुआ, हम लोगों को ही हुआ। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लग रहा अभी। देखते हैं कि इससे क्या ये चीज़ सोल्व हो पाएगी। क्या एक बच्चा जो 3 जगह जॉब ले पा रहा था, अब क्या वो प्रॉब्लम सोल्व हो पा रही है, डिस्कस करेंगे इस बारे में। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आपके पास बजट अभी कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया। इट मीन्स यही फंडा होने आपके पास कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होने वाला है। तो जब भी होगा तो सभी का एक एग्ज़ाम होगा। इसको कैसे देखेंगे, जब आपके सपोज आपने एग्ज़ाम दिया तो उस एग्ज़ाम के बारे में जो स्कोर होगा, जो रिजल्ट आएगा, तो उस स्कोर को आप, उस रिजल्ट को आप 3 साल तक वैलिड यूज़ कर सकते हो। सपोज आपने इस साल अपने एग्ज़ाम दिया, तो उस एग्ज़ाम का इसी स्कोर को आप 2021 में भी यूज़ कर सकते हो, 2022 में भी यूज़ कर सकते हो, 2023 में भी यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी अच्छी बात कही। जैसे इंजीनियर्स के लिए कहूँ, जैसे इंजीनियर्स हम लोग देते थे गेट का एग्ज़ाम, तो गेट एग्ज़ाम क्या होता था कि उसको भी 2 से 3 साल के लिए वैलिड रखा गया है, तो उस रिज़ल्ट को हम आगे तक यूज़ कर सकते हैं। फिर अच्छी बात क्या है, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इस जो एग्ज़ाम होगा ये साल में 2 बार होगा, 1 साल में 2 बार। ठीक है। और इससे अच्छी बात क्या कही कि उन्होंने ये भी कहा है कि अब जैसे हमने देखा कि एसएससी वगैरह, आरआरबी का वगैरह एग्ज़ाम आज हो रहा है, रिजल्ट पता नहीं कब आ रहा है, तो ये बोला गया है कि इसके जो रिजल्ट आएंगे वो टाइमली आपके रिजल्ट आपको बता दिए जाएंगे, डिले नहीं होने वाला। सेकेंड थिंग, अभी तक जो एग्ज़ाम होते थे, देखने को मिलते थे, वो सब हमारे पास 2 ही लैंग्वेज में होते थे, एक इंग्लिश, एक हिंदी। लेकिन अब हमारे पास 12 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद क्या बोला गया है कि जो पहले देखो, अब सोचो कि जो एसएससी वगैरह और आरआरबी वगैरह एग्ज़ाम्स थे, उसमें अगर कहते हैं चीटिंग होती है कि पेपर लीक हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें हो रही हैं, तो प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि एक पेपर लीक हो रहा है तो सभी को कैंसिल करना पड़ रहा है। अभी जैसे 2 साल 3 साल पहले की बात है कि आपका जो एसएससी एग्ज़ाम था, रिज़ल्ट पेपर हो चुके हैं, बच्चों के रिज़ल्ट आ चुके हैं, रिज़ल्ट आने के बाद फिर बोला गया कि पेपर लीक था तो उस पेपर को कैंसिल किया जाए, तो दिक्कतें होती थी। लेकिन इसमें हमारे पास चांसेस क्या होगा कि होगा तो सबके लिए होगा, सभी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सभी के लिए होगा। और इसके अंदर एज़ कम्पेयर टू जब सिंगल एग्ज़ाम लेते थे सब इन सब चीज़ों का, अब हमारे पास एक एग्ज़ाम लिया जाएगा तो हमारे पास ट्रांसपेरेंसी हमारे पास बढ़ जाएगी। क्लियर? ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्ट्स थे। जो मेन प्लस पॉइंट है हमारे पास वो ये 2 प्लस पॉइंट है कि एक तो इस स्कोर को हम 3 साल तक वैलिड यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ट्वाइस इन ईयर। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैंने एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया और उस टेस्ट को देते ही मेरी रैंक अच्छी आ गई, क्या मुझे डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी या मुझे उसके बाद भी और एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, अब ये डिपेंड करता है हमारे पास जॉब टू जॉब। अगर एसएससी हुआ, आरआरबी हुआ, कोई भी जॉब हुआ, जैसे नॉन गवर्नमेंट जॉब्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी, देखिए ये जो हमारे पास एलिजिबल है, ये मतलब कि किसके लिए वैलिड होगा, सिर्फ बी एंड सी ग्रुप्स की जॉब्स के लिए होगा, ए ग्रुप की जॉब्स के लिए नहीं। बाकी जो ए ग्रुप की जॉब्स हैं, जैसे कि मैं बात कहूँ, हमारे पास जो कि यूपीएससी वगैरह हो गए, हमारे पास जो गेट एक्सपीरियंट्स हो गए, ईएससी एक्सपीरियंट्स हो गए, उन सब के लिए अपना अलग एक, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। चेंजमेंट किसके अंदर हुआ है, सिर्फ और सिर्फ बी एंड सी ग्रुप्स के अंदर। जैसे कि नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है हमारे पास,
ठीक है। जैसे ग्रुप बी में हमारे पास कौन सी पोस्ट हो गई, नॉन गैजेटेड हो गई। ग्रुप सी में हमारे पास नॉन टेक्निकल हो गई। क्लरिकल पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इट मीन्स सिर्फ इन्हीं में हमारे पास इस टेस्ट को रखा गया है। अब मैं बात करूँ इंजीनियर्स के लिए, तो देखिए इंजीनियर्स लोग क्या करेंगे, अभी जो अब जैसे एसएससी जेई होता है, एसएससी जेई होता है हमारे पास किसके लिए, जो इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। हमारे पास आरआरबी जेई होता है। तो ये हमारे पास कौन सी पोस्ट हो गई, ये हमारे पास पोस्ट हो गई टेक्निकल। कौन सी पोस्ट हो गई, टेक्निकल, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इंजीनियर्स का टेक्निकल सिलेबस भी आएगा। तो ये एग्ज़ाम, जो ये एग्ज़ाम है, इनके लिए वैलिड नहीं होने वाला, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट हो गई। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, नॉन टेक्निकल के लिए। तो बाकी सब इंजीनियर्स के लिए कोई चेंजमेंट नहीं हुआ एक तरीके से देखा जाए तो, ये हो गया। लेकिन क्या उनके लिए कुछ बेनिफिट्स हैं, वो भी देख लेंगे थोड़ी देर बाद। तो अब देखो, सपोज करो हमारे पास कोई एक सपोज एक कैंडिडेट है, उसको जॉब चाहिए। अब उसने अपना कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दे दिया, तो अब क्या वो जॉब ले पाएगा। सपोज उसकी जो CET है उसके अंदर रैंक उसकी अच्छी आ गई, तो अब वो अपने स्कोर कार्ड को यूज़ कर सकता है। चलो उसने यूज़ किया, अब वो देख रहा है कि क्या मैं जॉब ले पा रहा हूँ, उसने अप्लाई किया आरआरबी के अंदर। तो अब मे भी हो सकता है कि आपके पास आरआरबी एक अपना स्पेशल से टेस्ट रख दे, तो ये फिर हमारे पास एक डिसएडवांटेज टाइप हो गया। जब उसको अपना एग्ज़ाम रखना ही है तो फिर ये एग्ज़ाम क्यों, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो गेट कैंडिडेट्स हैं, जो गेट एग्जाम देते हैं, वो क्या करते हैं, पहले अपना एग्जाम देते हैं, गेट में अच्छा रैंक ले आए। गेट में अच्छा रैंक लाने के बाद क्या करना पड़ता है, अगर सपोज NITs में और IITs में चाहिए तो डायरेक्ट अपने गेट स्कोर कार्ड से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी PSU में जाना हो तो मे बी हो सकता है कोई PSU हमारे पास डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ गेट स्कोर से एडमिशन ले सकती है। मे बी हो सकता है कहीं कहीं उसको गेट स्कोर कार्ड से काम नहीं चलेगा, उसको उस पर्टिकुलर जॉब को लेके उसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मीन्स गेट का एग्ज़ाम तो है ही है, गेट का रिजल्ट तो है ही है, साथ में एक एग्ज़ाम और। सिमिलरली यहाँ पर केस है, उसने एक CET दिया, CET क्लियर किया, मे बी हो सकता है उसका सेकंड लेवल टेस्ट रखा जाए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, मे बी एनीवन नॉन टेक्निकल पोस्ट। लेकिन मे बी हो सकता है कि थर्ड लेवल का टेस्ट रखा जाए। उसके बाद मे बी हो सकता है उसको क्लियर करने के बाद बच्चे को फिर भी फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट देना पड़े। ये तो आजकल चलता ही है, क्योंकि फिजिकल मेडिकल टेस्ट तो लगभग सब जगह चलेंगे। तो ये टेस्ट आपको देने पड़ सकते हैं इस एग्ज़ाम के क्लियर करने के बाद। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आप जब 1.5-2 करोड़ लोग होंगे, जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे, उसमें अगर आप एक बार सिलेक्ट हो गए तो 3 साल तक अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके पास वो रिज़ल्ट यूज़ होगा। एक चीज़ और है, सपोज़ आपने एक साल में 2 बार एग्ज़ाम दिए, ट्वाइस एन एग्ज़ाम, आपने इस साल में 2 बार दिए, अगले साल भी आपने 2 बार दिए, 2 साल में आपने 4 बार दिए। जो आपका बेस्ट रिजल्ट होगा ना, जो आपका बेस्ट रिजल्ट होगा, उसी रिजल्ट को आप काउंट करने वाले हो, बाकी रिजल्ट काउंट नहीं होंगे आपके, ठीक है। तो बेस्ट रिजल्ट काउंट होगा। और इसका सिलेबस क्या है, देखिए ये तो कॉमन सी बात है कि अब आपके पास ये जो एग्ज़ाम रखा गया है, ये इन चीज़ों के लिए रखा गया है। तो इनके अंदर हमारे पास इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ एप्टीट्यूड और GS, ये तो हमारे पास कॉमन देखने को मिलता है। तो अब इनके लिए दिक्कत क्या है इन एजेंसी के लिए कि इसका सिलेबस क्या रखा जाए, क्योंकि इसमें लेवल कुछ अलग आता है और इसमें लेवल कुछ अलग आता है, तो लेवल को भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी सिलेबस डिसाइड नहीं किया गया है, बट सिलेबस जल्दी डिसाइड किया जाएगा, तब मैं आपको बता दूंगा कि सिलेबस क्या रखा जाएगा। तो अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। देखिए जो बच्चे 10th क्लास के हैं, 8th क्लास के, 9th क्लास के, जो बच्चे सब अभी देख रहे हैं 8th 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आगे देख रहे हो कि अभी थोड़े दिन पहले एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो उसमें सब कुछ पैटर्न बदल दिया गया, 5334 का पैटर्न लगा दिया गया है। अब हमारे पास ये लग रहा है, तो सब जगह हमारे पास सब कॉन्सेप्ट्स की बात चल रही है। जो कॉन्सेप्ट को रटेगा, जो चीज़ों को रटेगा, वो कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ मैं ध्यान सुना, 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करना, जो बच्चे 8th स्टैंडर्ड में हैं अगर, तो उनको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जाके वही चीज़ आने वाली है। मैं बात करूँ GS की, क्योंकि GS तो आएगा ही आएगा इस एग्ज़ाम के अंदर। मे भी हो सकता है कि सिलेबस में चेंजमेंट होप सो नहीं होगा, ये चीज़ें तो आने वाली हैं, GS, इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। इसके अलावा क्या होगा वो थोड़े टाइम बाद पता चल जाएगा, जब हमारे पास एजेंसी डिसाइड कर देगी। तो इन सारे अंदर जो GS पोर्शन हो गया, इसके अंदर ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह सब आने वाली हैं, और इन चीज़ों को लेके बच्चा स्टार्टिंग से अगर फोकस करे, जो आपकी NCERT बुक्स हैं अगर वो ढंग से पढ़े बच्चा, तो आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत क्या होती है, उन बच्चों को होती है जो स्टार्टिंग से पढ़ते नहीं है, 9th नहीं पढ़े, 10th नहीं पढ़े, 11th नहीं पढ़े, 12th नहीं पढ़े, फिर डिग्री में नहीं पढ़े, फिर डिग्री के बाद जब पढ़ रहे हैं, तो डिग्री के बाद सीधा पढ़ोगे GS वाले, तो सोचो आप लोग कहाँ लैग करोगे, क्योंकि एक बच्चा डिग्री के बाद पढ़ना शुरू कर रहा है और एक बच्चा जो 8th क्लास से पढ़ता आ रहा है, तो उसका लेवल पहले से यहाँ पे है, आपको पहले यहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो चीज़ों को बैलेंस करके चलो अभी से ही।
जो आप डिग्री वगैरह कर चुके हैं तो अभी आपको प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि 99% है कि ये 4 सब्जेक्ट तो आने वाले हैं, क्योंकि इसका सिलेबस में हमारे पास ये तो पहले से ही थे, ठीक है। सो बाकी हम देखेंगे बाद में। बाकी मैं आपको कुछ और पॉइंट्स और बता देता हूँ, देखिएगा। तो ये हमारे पास इनके लिए था। देखिए और मैं आपको 1-2 पॉइंट्स और बता देता हूँ कि हमारे पास इसका जो बेस्ड ऑन द CET स्कोर कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ए वैकेंसी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स में कोई भी लिमिटेशन नहीं, आप कितनी बार भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, कितनी बार भी। लेकिन एक चीज़, जैसे अपर एज और लोअर एज होती है हमारे पास, देखिए जैसे हमारे पास अभी तक होती थी कि 25 फॉर जनरल, 28 फॉर जनरल, फिर 34 OBC SC ST के लिए, और फिर उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप के लिए, वो सभी को मिलने वाला है। जैसे पहले था वैसे ही अब मिलने वाला है, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं इसके कुछ बेनिफिट्स की। देखिए इसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। अब एक बात सोचिए कि अगर आपके पास कितने सारे, एक बच्चे ने सपोज इसका भी फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, इसका भी, तो 3 एग्ज़ाम की जगह वो 1 एग्ज़ाम दे रहा है, इट मीन्स उसका खर्चा बच जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। तो काफ़ी खर्चे बच जाएंगे। फिजिकल हैंडीकैप बच्चे को कितनी दिक्कत होती थी, अब वो दिक्कतें कम हो गई। सेकेंड थिंग इज़ वॉट कि आपके पास जब ये आपने एग्ज़ाम दिए तो हमारे पास एक्सपेंडिचर्स कम हो गए, ठीक है, और आपके पास टाइम बचा देगा और आपका मनी बच जाएगा। ये चीज़ तो आपके लिए कॉमन है, ठीक है। सो हमारे पास मल्टीपल जो एलिमिनेशन और मल्टीपल टेस्ट होंगे उसको हमने एलिमिनेट कर दिया गया है। तो आपके पास ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब भी हम थोड़े टाइम बाद देख लेंगे, क्योंकि वो सब डिसाइड किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इसके लिए कि क्या अब एक बच्चा ऐसा सिस्टम हो सकता है कि जो एक बच्चे ने अप्लाई किया है, एक बच्चे ने जो अप्लाई किया है वो बहुत सारी जॉब लेके बैठ जाए। सपोज़ उसने CET एग्ज़ाम दिया और उसने वो एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, अब वो क्या कहीं भी अप्लाई कर सकता है? RRB में भी, SSC में भी, IBPS में भी, क्या पहले वाली कंडीशन रहने वाली है? इस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को ध्यान देना पड़ेगा कि हमें इनको ये सोचना होगा कि अब सिर्फ ऐसा हो कि एक बच्चे ने अगर जॉब ले ली तो वो कहीं और अप्लाई ना करे, क्योंकि वो बाद में क्या करेगा, 2 जगह जॉब ले ली, एक तो उसने रख ली, दूसरी को जो छोड़ेगा तो वहाँ पे वैकेंसी से चली जाएगी और फिर वो सीट हो जाएगी ख़राब। मीन्स जहाँ पे एक बच्चा आ सकता था वो सीट अभी खाली पड़ी है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है। ये सब इसके प्लस माइनस पॉइंट्स हैं। देखिए आपके पास जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर हमारे पास GS, इंग्लिश, रीजनिंग और FT, ये सिलेबस तो आपको देखने को आपको पता ही है कि सभी सब्जेक्ट में इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। तो सिलेबस जो रखा जाएगा इन माय ओपिनियन कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ये चीज़ें तो आपके पास आने ही आने वाली है, ठीक है। तो इन चीज़ों को तो आप अपने तैयार करके रखें। अब जो बच्चा 8th स्टैंडर्ड से पढ़ता आ रहा है, GS को तो आप प्लीज़ NCERT बुक से, इससे अच्छी GS तो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है कि अगर आपने NCERT बुक को फॉलो कर लिया। लेकिन बाद में फिर हम लूसेंट वगैरह चीज़ों को फॉलो करते हैं, फिर कोचिंग वगैरह में। अगर जो बच्चा 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है अभी, अगर उसने अपनी NCERT बुक को अच्छे से कवर कर लिया, मैं गारंटी ले रहा हूँ उसको आगे जाके दिक्कत आने वाली नहीं है। सेकेंड थिंग इंग्लिश देखिए आपके पास बाद में रूल्स बहुत सारे होते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। रीजनिंग और FT, देखिए रीजनिंग में हमारे पास क्या होगा कि कुछ ट्रिक्स होती हैं, अगर वो ट्रिक को आपने एक बार देख लिया तो बाई हार्ट हो जाती हैं। बस उस एक टॉपिक पे आप 50 से 100 क्वेश्चन कर लो और आपको ट्रिक्स पता चल जाती है कि इसमें क्या होने वाला है। तो इट्स नॉट ए बिग इशू ऑफ रीजनिंग। मेन चीज़ है एप्टीट्यूड। देखिए एप्टीट्यूड की आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कुछ चीज़ें हमारे जैसे कुछ स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, तो कुछ चीज़ें आपको पता भी रहनी चाहिए, कुछ चीज़ें याद भी रहनी चाहिए। कुछ हमारे पास एप्टीट्यूड को सिखाने के लिए एक वैदिक मैथ्स आता है। तो वैदिक मैथ्स हमारे पास क्या करेगा कि आपकी कैलकुलेशन को क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा 5229 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बोल रहा हूँ 632 का स्क्वायर। तो इन सब चीज़ों के स्क्वायर्स, लंबे लंबे फैक्टर्स निकालना, क्यूब्स निकालना, क्यूब रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, तो ये सब चीज़ें वैदिक मैथ्स बता देता है। तो आप वैदिक मैथ्स के लिए तो आप इसी चैनल पर इन्फेरो क्लासेस पर प्लेलिस्ट में जाके आप फॉलो देख सकते हैं। 20 लेक्चर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 20 लेक्चर्स, और आपकी वैदिक मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी। इससे आपको क्या होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली एप्टीट्यूड वगैरह में, और ये गारंटी एप्टीट्यूड आपका आने ही आना है, ठीक है। बाकी एप्टीट्यूड के लिए भी आप फॉलो कर सकते हैं। रीजनिंग भी आपके पास सारे टॉपिक्स आपके कवर हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सभी रीजनिंग की वीडियोस को जाके देख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है किसी भी चीज़ में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आई थिंक सबको पता होनी चाहिए कि अब देखिए थोड़े दिन पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 5334, अब हमारे पास ये आ गया है। तो 2020 हमारे पास काफ़ी चीज़ें चेंजमेंट लेके आ रहा है एजुकेशन में भी।
बाकी चीज़ें तो चेंज चल ही रहा है लाइफ में, कोरोना वगैरह ये सब चीज़ें चल रही है, बट उसके अलावा हमारे पास ये भी काफ़ी चीज़ें चेंज चल रही है और ये कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट को हेल्प देगा ही देगा टेस्ट। होप सो यू लाइक द वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।